मुझे पता था, फिर मैंने बोला नहीं था। चलो ठीक है। अच्छा। तो संविधान का संशोधन 3 प्रकार से होता है। ठीक है, कौन से 3 प्रकार? पहला तो है सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से। ठीक है, और दूसरा क्या है, 368 के तहत 2 तरीके से। ये पहला अच्छा। और ये तीसरा। ठीक है ना, पहला ये हो गया और ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो 3 तरीकों से होता है। अगर तो सामान्य तरीके से होना है, साधारण से होना है, तो 50% किसका चाहिए? जो उपस्थित है और वोट कर रहे हैं उसका चाहिए। और अगर विशेष बहुमत वाला है, 368 के तहत हो रहा है, तो उसमें 2 तरीके के हैं। या तो संसद अकेले कर देगा, या अगर संघीय व्यवस्था की बात हुई है, संघीय व्यवस्था की बात हुई है, तो संसद प्लस आधे राज्य करेंगे। संसद अकेले कैसे करेगा? 50% टोटल मेंबरशिप का और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, उपस्थित और वोट कर रहे हैं जो। और अगर संघीय व्यवस्था को टच किया जा रहा है, 368 के तहत अगर संघीय व्यवस्था का संशोधन किया जा रहा है प्रावधान का, तो 50% टोटल और 3% 2/3 तो संसद के लिए हो गया, प्लस आधे राज्यों में से सामान्य बहुमत से पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो आधे राज्यों से सामान्य बहुमत से पास होना चाहिए। मान लीजिए कि 545 लोग थे और सामान्य साधारण बहुमत से पास होना है, तो एक लोकसभा चलाने के लिए कितना चाहिए होता है? कोई भी सदन चलाने के लिए 10% सीटें भरी होनी चाहिए वहां की। तो 545 सीटें थी, अगर 55 लोग आ गए हैं, तो 55 का आधा अगर कर दे हम, 55 का 50% कर दें, तो कितना होता है? 27.5 होता है। तो यानी 28 लोग भी अगर वोट दे दे, 55 लोग आए हुए हो और 28 लोग वोट दे दे, तो वो साधारण बहुमत से कोई प्रावधान बन सकता है, संविधान को संशोधित किया जा सकता है। संविधान के कुछ ही प्रावधानों को, लेकिन संविधान के कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। लेकिन कुछ के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत जिसके लिए चाहिए वो 2 प्रकार के हैं, एक सिर्फ संसद वाला है और एक सिर्फ संसद और आधे राज्य वाला है। ठीक है, इस तरह से 2 तरह के बहुमत हैं। तो संसद संविधान संशोधन के लिए ये क्या है? संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य द्वारा। तो ये दोनों जो है 368 के अंदर है, ये 368 के अंदर नहीं है। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा पढ़ेंगे पहला। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। अनेक उपबंध, सभी नहीं, अनेक। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। मैंने बताया 368 की सीमा से बाहर है ये। कौन कौन से संशोधन है ये याद कर लेना, ठीक है ना, ये रट लेना। जैसे कि नए राज्यों को गठन करना है भाई यार, तो नए राज्यों का प्रवेश करना, मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, अगर इसमें संशोधन किया जाना है, ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं। सॉरी, नए राज्यों का प्रवेश गठन आर्टिकल 2 के अंदर है। नए राज्यों का निर्माण क्षेत्र सीमा आर्टिकल 3 के अंदर है। ठीक है, राज्य का विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति। अब राज्य के अंदर, जैसे संसद के अंदर क्या होता है? संसद के अंदर दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ भी थोड़ा सा बताऊंगा, बाद में डिटेल में है। उसी तरह राज्य के अंदर भी किसी किसी राज्य में 2 हाउस होते हैं, सभी में नहीं। सिर्फ 8-9 राज्य हैं देश में जिनके अंदर 2 हाउसेस हैं, 2 सदन हैं। एक को बोलते हैं विधानसभा। विधान सभा, जैसे कि लोकसभा होती है वैसा विधानसभा होता है। और राज्यसभा जैसा यहाँ क्या होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद। ठीक है, सभी में नहीं होता, ये सिर्फ कुछ में ही होता है। ठीक है ना, नोट कर लो। ये तो 2 हो गए, मतलब 3 प्रावधान हो गए, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, और ये राज्य का विधान परिषद बनाना, उसकी समाप्ति। तो इसके बाद क्या है? दूसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची के लिए परिलिपियां, भले विशेषाधिकार आदि कुछ भी हो, दूसरी अनुसूची में कोई बदलाव करना है तो वो। संसद में गण पूर्ति, इसके लिए भी। संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, इसके लिए भी साधारण बहुमत चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से? संसद में प्रक्रिया नियम चेंज करना है, संसद के अंदर अगर कुछ चेंज करना है तो संसद खुद ही करेगा ना, उसके लिए कहीं, और उसके लिए साधारण बहुमत ही चाहिए होगा। तो लॉजिक ही यही है। विशेष, आपको क्या लगता है विशेष बहुमत किस लिए चाहिए होगा? जो प्रावधान करने में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, ठीक है, देश में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। इसीलिए संसद के अंदर अगर प्रक्रिया नियम चल रहे तो उसमें बदलाव करने के लिए तो विशेष बहुमत चाहिए नहीं है, साधारण बहुमत से हो जाएगा नियम कानून बदलने में।
संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों के विशेषाधिकार, इसके लिए भी कोई भारी बात नहीं है। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, साधारण बहुमत। उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, अवर मतलब मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? अभी रिसेंटली 2020 में ही चेंज हुआ है, ठीक है। तो संसद अपने आप साधारण बहुमत से कर सकता है इसको। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना, कम नहीं कर सकता, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा किया जा सकता है संसद के, कम नहीं किया जा सकता। राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, लेकिन आर्टिकल 4 से लेकर 11 तक पूरा, बिना किसी, जो अभी जो सीए या कानून जो आया है, इसमें क्या हुआ था, दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पास कर दिया गया इसको, ठीक है। दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पास हो गया। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन, ठीक है, जो चुनाव होते हैं उनके लिए जो उसके जो कानून होते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, जो चुनावी क्षेत्र होते हैं उनको, उनका क्षेत्र बढ़ाना घटाना। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून जो बनते हैं, ये पूरा संसद अकेले साधारण अधिनियम से कर देता है, साधारण बहुमत से करेगा। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, तो 3 अनुसूचियां होंगी, दूसरी, तीसरी और 5वीं, ये तीनों अनुसूचियां साधारण बहुमत से पास हो जाती हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 11 तक साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। उसके बाद उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ानी घटानी है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा करना है, कम नहीं, ज्यादा करना है। राजभाषा, इंग्लिश का प्रयोग, राजभाषा का प्रयोग, चुनाव को लेकर कुछ भी चीजें, केंद्र शासित प्रदेश, तो कॉमन चीजें हैं जो संसद साधारण बहुमत से पास कर देगा, ठीक है। पहला हो गया। तो अब दूसरा क्या है, संसद में जो विशेष बहुमत से पास होते हैं, तो हमने पूरा 368 का आर्टिकल 2 पढ़ा, जिसमें कि संसद में विशेष बहुमत से है, आधे राज्य छोड़ के, मतलब संघीय व्यवस्था छोड़ के जो है। तो संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, ज्यादातर का, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत, यानी 38% लिखा गया। देखो, कुल सदस्यों का बहुमत 38% नहीं है, 50% होगा। 38 किस हिसाब से हो गया यार, 50% से अधिक, और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3, मतदान सदस्यों के 2/3। तो देखो यहाँ गलत लिखा है, 38 नहीं है, 50% है। ये तो हमने पढ़ लिया ना ये सब चीजें, ठीक है। 2/3 जो प्रेजेंट और वोटिंग हो, बाकी आए हो ना आए हो, उपस्थित हो ना हो, रिक्त हो स्थान, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/3 जो आए हैं उसका। फिर स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक है, ठीक है। जब कोई विधेयक आता है तो उसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है, 4 से 5 कई चरण होते हैं। पहले बार उसको विधेयक को पेश किया जाता है, पढ़ा जाता है, डिस्कस किया जाता है, फिर वोटिंग होती है। सॉरी, वोटिंग तीसरे स्थान पे होती है। पहले पेश करते हैं, फिर उसको डिस्कस होता है, फिर वोटिंग होती है, ठीक है। विधेयक को पहले पेश किया जाता है पहले चरण में, दूसरे चरण में क्या होता है, डिस्कशन होता है, तीसरे चरण में क्या होता है, वोटिंग होती है। तो जो मतदान वाला केस आता है ना, वो तीसरे चरण में आता है, सीधा पठन चरण में। तीसरे पठन चरण में मतदान की आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियम में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। इसलिए हर एक चरण में विशेष बहुमत की आवश्यकता है इसके लिए। विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह संविधान में क्या क्या, कौन से संशोधन कर सकते हैं विशेष बहुमत से? मूल अधिकार सिर्फ संसद अकेले कर सकता है बदलाव विशेष बहुमत से। डीपीएसपी, ठीक है, और वे सभी उपबंध जो प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के संबंध में नहीं है, मतलब जो इसमें पहले में नहीं है और तीसरे में नहीं है, बाकी सब, ठीक है। तो मौलिक अधिकार को अगर बदलना है तो विशेष बहुमत से बदल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अब तीसरा रह गया, संसद में विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति। हमने पढ़ लिया इस चीज को पूरा, इसको अलग से डिस्कस नहीं करना मैं चाहता, बस ये पढ़ना चाहता हूँ कौन से ऐसे आएंगे, कौन से ऐसे संशोधन है जिसको विशेष बहुमत चाहिए होता है प्लस आधे राज्य चाहिए होता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा इस चीज को हमने अभी। तो हम पढ़ेंगे वो कौन से उपबंध है जो संघीय व्यवस्था वाले हैं। संघीय व्यवस्था के उपबंध कौन से, हमने पढ़ा ना कि संघीय व्यवस्था को जो उपबंध प्रभावित करते हैं उनको अगर संशोधन करना है तो कौन से उपबंध है जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं? पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरा, केंद्र एवं राज्य की कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार।
उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में कुछ भी बदलाव करना है लेना, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कोई बदलाव करना है, लॉजिक है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में कोई पावर में कुछ चेंज करोगे तो राज्य की अनुमति तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, मतलब 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। विधायी शक्तियां और 7वीं अनुसूची, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज करना है, या लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को चेंज करना है, ठीक है। संविधान में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति, मतलब 368 खुद। तो इन सब के लिए, सिर्फ इन सब के लिए हमें आधे राज्यों को से भी अनुमति चाहिए होती है, और ये सभी यहाँ लिखी गई हैं। अगर अधिनियम पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है 54, 55, 73, 62, 241, फिर भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 का अध्याय 5, भाग 11 का अध्याय 1, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और 368 खुद अकेला, ठीक है। तो ये सारे यहाँ लिख दिए गए। इनमें अगर कोई बदलाव होगा तो आधे राज्य भी चाहिए उसमें। अब सह संशोधन प्रक्रिया की आलोचना।